कृष्णा, कावेरी। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने नर्मदा के बारे में बात की, ताप्ती के बारे में बात की, माही और साबरमती, लूनी, जो सबसे मेन में नदियां आपकी थी। ठीक है। देखिए स्टूडेंट, अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं कि मतलब किसका जल ग्रहण क्षेत्र ज्यादा है, मतलब ज्यादा क्षेत्र में से कौन पानी लेके आता है, जिसको अपवाह तंत्र, अपवाह क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें गोदावरी का बहुत ज्यादा है। भाई पहले देखो, गंगा सिंधु तो अलग है, उनको तो हिमालय वाले को तो अलग कर दो। गंगा ज्यादा है, फिर ब्रह्मपुत्र है, और फिर सिंधु है, वो तो अलग है जो जल ग्रहण क्षेत्र है। इनमें अगर बात करें तो इनमें आपका पहले आती है गोदावरी, फिर दूसरे में आती है कृष्णा, फिर आती है महानदी। ठीक है, फिर कावेरी धर। इसका मतलब अगर कहा जाए कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका है, अपवाह तंत्र इन नदियों में, तो वो गोदावरी का है पहले नंबर पे, फिर दूसरे पे आपको कृष्णा आता है, फिर तीसरे पे महानदी आती है। ठीक है, इस चीज को भी आपको, तो ये है, बाकी थ्योरी में है वो सब। अब देखो यहाँ पे छोटी छोटी हैं, जैसे अब कोयल और शंख हैं, ये सहायक नदियां हैं। ठीक है ना। पेन्नार नदी, नंदी दुर्ग पहाड़ी से नार नदी, नंदी पहाड़ी, दोनों अलग। नंदी दुर्ग है, ये नंदी पहाड़ी है कर्नाटक। कावेरी ब्रह्मगिरी हो ही गया था, बह गई वर्षा नद पहाड़ी से, वर्षा नद पहाड़ी। वैसे अभी तक ये वैगई का पूछा नहीं गया कभी, लेकिन अब तक पढ़ के रखेंगे कि वैगई नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है। ताम्रपर्णी, अगस्त मलाई पहाड़ी से, अगस्त मलाई पहाड़ी यहीं पर है ना आपकी, तो यहीं से आपकी ताम्रपर्णी निकलती है। तो कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो, जहां तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, अगर हम आपसे पूछें। ठीक है। साबरमती के किनारे जो मेन शहर हैं उनके नाम बता सकते हैं, तो हाँ, गांधीनगर, अहमदाबाद। ठीक है। नर्मदा असल में गिरती है तो वहां पर उसका मुहाना कहाँ पर है, भड़ोच में है। भ्रंश घाटी से होकर बहने वाली दो नदियों के नाम नर्मदा और ताप्ती। ठीक है। नर्मदा आपकी पश्चिम की ओर बहती है, ताप्ती भी पश्चिम की ओर बहती है। कहाँ से निकलती है नर्मदा, अमरकंटक वाले पोर्शन से निकलती है। ठीक है। फिर उसके बाद अगर कहते हैं कि वो डेल्टा बनाती है, एस्चुरी बनाती है, तो नर्मदा क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ताप्ती भी एस्चुरी बनाती है। गोदावरी का उद्गम स्थल क्या है, तो गोदावरी आपके नासिक से, महाराष्ट्र में एक जगह है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकल करके जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है गोदावरी। 1465 किलोमीटर की लंबाई लगभग इसकी है। कृष्णा की कहेंगे तो महाबलेश्वर से निकलती है। कृष्णा की सहायक में आपको बताया था हमने, भीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी। अगर हम गोदावरी की देखें तो पेन गंगा, इंद्रावती। ठीक है, ये सब आपके उसमें देखने को मिलती है। कावेरी नदी, ये पहाड़ी से। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कावेरी नदी जल विवाद किसके बीच है। कावेरी नदी के पानी को लेकर एक विवाद चल, कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है, कौन बता सकता है। कावेरी नदी के पानी को यूज करने के रिस्पेक्ट में दो राज्यों के बीच एक कावेरी नदी, तमिल, तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु। ठीक है, ये जो दोनों चल गए आपके वो, कर्नाटक और प्लस तमिलनाडु। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। कावेरी की सहायक हमने कहा था कि याद जरूर कर लीजिएगा, मानी, अमरावती, लक्ष्मण तीर्थ, ये सब इसकी है। बारहमासी नदी है कावेरी, शिव समुद्र जलप्रपात है, ब्रह्मगिरी से निकलती है। सबसे बड़ी बात कि इसके रास्ते में द्वीप पड़ता है। जैसे जब ये नदी जाती है तो आगे बहते बहते यहाँ पे पहले एक जगह पे दो धाराओं में पड़ती है,
फिर आगे चल करके फिर दो धाराओं में बढ़ती है, इस तरह से चलती है। एक आपका बन जाता है श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। दूसरा आपका बन जाता है एक शिव समुद्रम, और एक और द्वीप बनता है श्रीरंगम। एक क्वेश्चन आता है, कौन सी नदी अपने रास्ते में ही तीन द्वीपों का निर्माण करती है? जब वो जा रही होती है तो एक जगह वो दो धाराओं में बढ़ती है, पहले एक इधर निकलती है फिर एक इधर निकलती है, कावेरी। तो बीच में एक द्वीप बन जाता है जिसे श्रीरंगपट्टनम कहा जाता है। फिर ये आगे बढ़ती है तो फिर दो धाराओं में बढ़ जाती है, वहां पर एक द्वीप बनता है, उसे शिव समुद्रम कहते हैं। और फिर आगे चलती है तो फिर दो धाराओं में बढ़ती है और आगे मिलती है, तो इसे कहते हैं श्रीरंगम। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस चीज को। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, माही नदी। अब ये डिटेल है, अब ये सब आप पढ़ सकते हो, समझाने वाला सारा पॉइंट हमने समझा दिया है, अब केवल याद करने वाला आपका बार काट है उसको कर्क रेखा को। धार जिला एमपी, लंबाई 500, लंबाई को देखो छोड़ सकते हो आप लोग, लंबाई केवल मेन मेन नदियों का याद करना, मतलब बड़ी बड़ी नदियों का याद करिए, नर्मदा का याद करिए, ताप्ती का याद करिए, ठीक है ना, गोदावरी का याद करिए, महानदी का याद करिए। जब वो याद हो जाए और टाइम बचे और लगे कि हाँ ठीक है, तब इनका लंबाई याद कर लेना, नहीं तो लंबाई पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, केवल मेन नदियों की ही लंबाई से मतलब होता है। तो यहाँ पर हम लोग को देखा कि ये माही है, अब खंभात की खाड़ी में गिरती है। अपवा क्षेत्र एमपी मतलब किन राज्यों से होकर बहती है? अपवा क्षेत्र का मतलब ये राजस्थान और गुजरात से बहती है, जैसे हमने आपको दिखाया था। यहाँ देखो, अगर आप माही का देखो मैप ना, तो ये आ जाएगा आपको क्लियर। ये माही का मैप है, ये चीज यही था। और ये जहां से निकल रही है वो एमपी का ही रीजन है, और यहीं पे क्या ना विंध्याचल पर्वत पड़ता है, तो ये विंध्य श्रेणी वहीं से निकलती है ये, और यहाँ जाती है। तो जब यहाँ से निकलती है ना तो एमपी, अब थोड़ा सा पोर्शन वहां जाकर के फिर गुजरात में जाती है। तो होती है आपकी कौन, कर्क रेखा। तो कर्क रेखा तो एक बार इधर काटती है, एक बार इधर काटती है, तो ये दो बार उसको काटती है कर्क रेखा। तो ये इसके लिए कुछ पॉइंट विलुप्त हो जाती है। सहायक नदियां सरस्वती, जवाई, सुखरी, लेहड़ी, मेदड़ी। सरस्वती का उद्गम पुष्कर झील से। अब ये सहायक नदियां देखो, पढ़ना हो आप याद करिएगा, लेकिन हमने बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है उनको पहले पढ़ा जाता है। जितनी नदियां हमने पहले बताई उनकी सहायक याद करिए, और फिर जब समय मिले तो बाकी नदियों को याद कर लीजिए, ठीक है ना, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट रहेगा, तो मेन वाली नदी भी याद नहीं होगी। हाँ, उद्गम सबका याद रखना है, उद्गम सभी नदियों का याद रखना है, चाहे कोई भी नदी हो उसका उद्गम आपको याद होना चाहिए, वो कहाँ से निकलती है ना। घग्गर नदी एक निकलती है आपकी शिवालिक पहाड़ियां, हिमालय पर ऊपर से आती है, पंजाब की तरफ से, इधर से आती है, इस साइड से घग्गर इधर आती है, ठीक है, इस साइड घग्गर रहती है। जैसे आपने देखा होगा कालीबंगा वगैरह जो है ना, घग्गर नदी के किनारे। और इसमें एक आध और चीज होगी कोई, घग्गर नदी के लिए था ना, शिवालिक पहाड़ियां शिमला के समीप से निकलती है, अंबाला, पटियाला, हिसार जिलों में। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप केवल बस इतना याद कर लो, कहाँ से निकलती है ये चीज याद कर लो, शिवालिक पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक है। बाकी समय मिले तो कर लीजिएगा। हाँ, ये एक आपको ध्यान ये रखना होगा, ये भी एक ऐसी नदी है जो महासागर में नहीं जाती, ये मरुस्थल में ही, पहले ही राजस्थान में ही, राजस्थान में जब इधर आती है तो लूनी से पहले ही इधर पड़ता है राजस्थान का इधर, तो लूनी से पहले ही ये विलीन हो जाती है भटनेर के मरुस्थल में। ले रहे, लूनी नदी तो गुजरात के कच्छ में जाकर के विलीन होती है, ये राजस्थान की तरफ ही विलीन हो जाती है भटनेर की तरफ। तो ये इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है घग्गर के लिए, जो याद रखने लायक पॉइंट है वो यही है, ठीक है ना, कि ये भटनेर के मरुस्थल में विलीन हो जाती है। जैसे
लूनी नदी कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। मेन पे फोकस करिए एक पॉइंट्स पर, क्वेश्चन टू द पॉइंट, उसके बाद फिर रिवाइज करती है, बार बार पूरा पढ़िए फिर, मतलब जो मेन चीजें याद हो जाए जब, तो फिर रिवाइज करिए, ताकि वो जो मेन चीज है वो तो याद हो ही जाए, बाकी डिटेल भी पढ़ लिया जाए। ठीक है, तो ये वही चीज था। तो यहाँ से हमारा आपके पीडीएफ में उसको बार बार याद करिए, एक एक नदी का डिटेल है पूरा डिटेल में। हाँ, लंबाई बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि लंबाई रटने उठने की, क्योंकि वो याद भी नहीं होगा। आपको मेन नदियां हमने बता दी हैं, वो याद रखिएगा। महानदी वगैरह का एकदम लंबाई याद रहे, गोदावरी का याद रहे, कृष्णा का ना भूले, कावेरी का याद रखिएगा एकदम, ठीक है ना। इधर नर्मदा का याद रखना है आपको, ताप्ती का भी याद रखना है। ये कुछ ऐसी नदियां हैं, मुनि का याद कर लीजिए। ये कुछ ऐसी नदियां हैं जिनकी आपकी लंबाई याद रहनी चाहिए, जिनकी लंबाई आपको याद होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी का नहीं भी याद करेंगे तो चल जाता है काम। तो ये हमारा था अपवाह तंत्र, जो आपका दक्षिण प्रायद्वीप का था। ठीक है, तो इस वाले शीट में हम लोगों ने देखा था कि आपका बांध वाला टॉपिक हमने करा दिया था आपका इसमें। ठीक है, बांध वाला कंप्लीट करा दिया था। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो पढ़ने वाला है, वन लाइनर है। अभी आप आराम से पढ़ेंगे इसमें, जब पूरा टॉपिक हो जाए। जैसे कि सर्वोदय उद्योग क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग है, जो उद्योग तेजी से विकास कर रहा है। भारत में ऊर्जा उत्पादन के लिए प्रमुख कच्चा पदार्थ कोयला है। माइका के उत्पादन में भारत का पहला स्थान आंध्र प्रदेश से। हमने अफवाह तंत्र देख लिया, और झील के बारे में हम लोगों ने देखा था। झील हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप कि आप लोग को रिवाइज कर रहे हैं स्टूडेंट, क्योंकि रिवाइज नहीं करेंगे तो भूल जाएगा फिर। ठीक है, तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो हमने इंडियन ज्योग्राफी में लगभग इंडियन ज्योग्राफी हम लोगों ने अपना कंप्लीट कर लिया पूरा। इंडियन ज्योग्राफी में जो हम लोग के काम का था, इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है ना। अब इंडियन ज्योग्राफी में हम लोगों ने भारत के भूगोल में हम लोगों ने देखिए भारत का विस्तार देख लिया था, अक्षांशीय विस्तार, अक्षांश देशांतर ये देख लिया हम लोगों ने। भूआकृतिक प्रदेश देख लिया था, तो भूआकृतिक प्रदेश हमारा कंप्लीट हो गया था। और इस भूआकृतिक प्रदेश में ही सब कुछ था, पर्वत, पहाड़ी, घाटियां, दर्रे, झीलें, बांध। ठीक है ना, ये जो भी चीजें हैं ये सारी हमारी इसी में आती हैं। हमने जलवायु देखी, जो मेन पॉइंट था इसका। कृषि देख लिया, वनस्पति देख लिए। ठीक है, मिट्टी देख ली हम लोगों ने। ओके, इस तरह से हमने मेन जितना भी है सब कुछ इसमें कवर कर लिया है इंडियन ज्योग्राफी में। एक आता है जनगणना वाला, लेकिन स्टूडेंट जनगणना वाले में दिक्कत क्या है ना, बता तो दे हम, लेकिन अगर अभी जनगणना क्योंकि होने वाली है, अब जो 2011 के बाद 10 साल बाद जनगणना होनी थी, तो एक्चुअल में 2021 में होनी थी, लेकिन 2021 में हुई नहीं कोरोना की वजह से। 2022 टारगेट रखा गया कि अब इस साल शायद हो जाए। तो अब सारे क्वेश्चन जो आएंगे वो 2000 जो अभी की जनगणना होगी, अगर हो गई इस साल 2022 में, डिले हो गया तो नहीं कहते, अगर हो गई तो फिर सारे क्वेश्चन नए वाले से आएंगे। अगर ना हो पाई और 2023 में एग्जाम अगर आपका हो रहा है और 2022 में जनगणना ना हुई, तो फिर 2011 का पूछा जाएगा, वही वाला जो पुराना हुआ है ना। तो अभी थोड़ा वेट कर लो कि शायद ये आपकी जनगणना इस बार अनाउंस हुआ है कि हो जाएगा। जहां तक आशा है 2022 में जनगणना हो जानी चाहिए। ठीक है ना, तो फिर ये वो सारे क्वेश्चन आएंगे फिर जनगणना में, जो नया वाला होगा। और नहीं हुआ अगर, तो फिर एग्जाम देने से पहले फिर आपको 2011 वाला पढ़ना पड़ेगा। 2011 की जो हुई थी 10 साल पहले, वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग टॉपिक इसमें देखेंगे मेन आपका एस्ट्रोनॉमी का शुरू करेंगे। पहले एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड वगैरह वाला, ग्रह, प्लेनेट वगैरह, सीधा सीधा वो टॉपिक हम लोग ज्यादा देख रहे हैं, जो बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, याद ही करना है बिल्कुल। सारा एकदम पढ़ डालिए,
एस्ट्रोनॉमी के बारे में हम देखेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखेंगे, फिर प्लेनेट वगैरह, ये आप लोग को आता भी होगा, प्लेनेट वगैरह का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। ये वाली पीडीएफ है कि नहीं उसमें, मेन पीडीएफ में, मेन पीडीएफ में तो होगी, जो हमने शेयर किया है आपको मेन पीडीएफ उसमें होगी। है उसमें, ठीक है ना। हमें लगता है 110 वर्ष के बाद होगा, 110 पेज के बाद शायद आपका ये वाला होगा, एस्ट्रोनॉमी वाला। देखिए, अब इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा सा आप देखेंगे तो चीजें याद आ जाएंगी। एक साइंटिस्ट थे क्लॉडियस टॉल्मी, टॉल्मी नाम के। शुरुआत में क्या कहा जाता था कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इन्होंने क्या सिद्धांत दिया कि अभी हम लोग सोच रहे हैं कि पृथ्वी घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, जियोसेंट्रिक, इनकी एक अवधारणा थी जिसको बोला जाता है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक का मतलब होता है कि केंद्र में पृथ्वी है और सूर्य चक्कर लगा रहा है। तो ये कहते थे कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य चक्कर लगा रहा है चारों तरफ, चारों तरफ से सूर्य चक्कर लगा रहा है, इसी को कहा जाता है जियोसेंट्रिक। बट ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, जानते हो कि ये गलत था। निकोलस कॉपरनिकस आए, 140 की ईस्वी की बात है। फिर आए दूसरे निकोलस कॉपरनिकस, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक, पोलैंड के निवासी। इन्होंने दिया हेलियोसेंट्रिक 1543 में। इन्होंने कहा नहीं, टॉलमी साहब आप गलत हैं, पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है। तो इन्होंने कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है, पृथ्वी इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। इन्होंने ये कह दिया, इसी को कहा जाता है हेलियोसेंट्रिक। कैसे याद रखोगे? हेलियो से हीलियम, हीलियम किस में होता है? सूर्य में होता है। याद करने का तरीका यही है, ताकि आपको, और जियो जब शब्द आता है तो जियो जनरली हम लोग भूगर्भ के लिए याद करते हैं, तो भूगर्भ मतलब हम पृथ्वी के लिए बात करेंगे, तो दोनों में कंफ्यूजन ना हो इसलिए दोनों बड़े सिंपल शब्द हैं। कि अगर आप समझे सर कि कौन सा जियोसेंट्रिक का मतलब क्या था, हेलियोसेंट्रिक का क्या मतलब था, तो हेलियो से आप रखेंगे याद हीलियम, और हीलियम सूर्य में था, तो यानी हीलियोसेंट्रिक का उदाहरण का मतलब कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। जबकि जियो में, जियोसेंट्रिक मतलब भूगर्भ, और उससे हम ये याद रखेंगे कि पृथ्वी केंद्र में और चारों तरफ चक्कर लगा रहा है सूर्य। तो टॉलमी का अलग सिद्धांत था और निकोलस का, कॉपरनिकस का अलग था। अब जानते हैं कि ज्यादा फॉलो अप कॉपरनिकस का ही होगा, लेकिन ये केवल सोलर सिस्टम तक था। इन्होंने जो चीजें बताई थी वो केवल सोलर सिस्टम तक था। कुछ इस तरह से मतलब इनका था कि हमारा जो सोलर सिस्टम है वैसे है। तीसरे साइंटिस्ट आए, विलियम हर्सेल, विलियम हर्सेल खगोल शास्त्री ब्रिटेन, ठीक है, विलियम हर्सेल खगोल शास्त्र। वो 1805 में इन्होंने बताया सौर मंडल आकाश गंगा का एक अंश मात्र है। अच्छा, कॉपरनिकस ने ये तो समझा दिया कि भैया देखो सूर्य केंद्र में है और चारों तरफ ग्रह बना है, लेकिन ये ज्यादातर आकाश गंगा के बारे में बताया ना हमने, कि आकाश गंगा के बारे में नहीं बता पाए थे निकस, कॉपरनिकस। ये ज्यादातर कहां तक थे? बस हमारा सोलर सिस्टम, सूर्य और उसके चारों तरफ घूमने वाले 8 ग्रह, बस ये उनके लिए डिफाइन था। तो अगले वाले साइंटिस्ट आए विलियम हर्सेल, तो कहते हैं भैया ये तो कुछ है ही नहीं जो आपने डिफाइन कर दिया, इतने बड़े बड़े आकाशगंगा है उसमें से एक छोटा सा कण मात्र है खाली, ये मतलब जरा सा पार्ट है हमारे आकाशगंगा का जो, जिसको हमने डिफाइन किया है। ऐसी तो अरबों आकाशगंगा, मतलब हमारे ब्रह्मांड में ऐसे अरबों हैं, मतलब जो आपने डिफाइन किया। तो ये विलियम हर्सेल ने बताया 1805 में। आगे चलकर एक और साइंटिस्ट आए, हब्बल। इसके अंदर हमारी आकाशगंगा की भांति लाखों आकाशगंगाएं हैं, ब्रह्मांड के लिए बता रहे हैं। ये किसके लिए बता रहे हैं? ब्रह्मांड के लिए बता रहे हैं। देखिए बहुत सिंपल से समझिए क्या है। टॉलमी क्या कह रहे हैं? टॉलमी कह रहे हैं जियोसेंट्रिक अवधारणा,
जियोसेंट्रिक अवधारणा का मतलब है कि पृथ्वी केंद्र में है। 140 ईस्वी में ये बता रहे हैं, 140 ईयर में, कि पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य और अन्य ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तब तक आए हमारे कोपरनिकस 1543 ईस्वी, कहते हैं नहीं, आप गलत हैं, केंद्र में सूर्य है और बाकी सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सूर्य के बारे में इन्होंने डिफाइन किया था, इस वजह से इनका जो मेन रोल था वो केवल सोलर सिस्टम तक था। किसका? कोपरनिकस का। ठीक है, तब आए विलियम हर्शेल 1805। इन्होंने कहा ये जो सौरमंडल देख रहे हैं, जिसको कोपरनिकस साहब समझा के गए हैं कि ये सब चक्कर लगा रहा है, ये तो बस केवल छोटा सा पार्ट है आकाशगंगा का, बाकी का तो हमें पता ही नहीं कि बाकी चल क्या रहा है। मतलब आपके जो नियम है वो केवल सौर मंडल तक हैं, बाकियों के लिए नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है। तो ये चीज डिफाइन कर दिए विलियम हर्शेल। तो सौर मंडल आकाशगंगा ये एक अंश मात्र है। तब तक हब्बल आए। अब हब्बल साहब क्या पीछे रहे, कहते हैं अच्छा आपने आकाशगंगा समझाया, तो ये कहते हैं कि जितना बड़ा ब्रह्मांड है ये पूरा आकाश गंगा का ही है, और ऐसी कितनी आकाश गंगाएं हैं। मतलब एक लोग कह रहे हैं कि सूर्य बीच में है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तब तक कहा जा रहा है कि भैया ऐसा सौरमंडल तो बड़ा छोटा सा है, पता नहीं ऐसे कई सारे सौरमंडल आकाशगंगा में होंगे। ठीक है, अब कहा जा रहा है, एक अगले आए वो कहते हैं कि भैया ऐसी आकाशगंगा तो ढेर सारी हैं। किसके अंदर? ब्रह्मांड के अंदर। क्या आप तो एक नॉर्मल सा आकाशगंगा देख रहे हो? पता चला कि कितने सौरमंडल स्थापित होंगे इस एक आकाशगंगा में, और लाखों आकाशगंगा इस ब्रह्मांड में। तो ये डिफाइन किया है हब्बल ने, आकाशगंगा वाला डिफाइन किया जो सौरमंडल वाला हर्शेल ने, और इधर जो हेलियोसेंट्रिक था वो कोपरनिकस ने। 4 साइंटिस्टों के नाम हमने आपको बता दिए। सबसे पहला कौन? टॉलमी, दूसरा कोपरनिकस, तीसरा हर्शेल, चौथा आपका हब्बल। कोपरनिकस ने क्या बोला? जियोसेंट्रिक। कोपरनिकस ने क्या बोला, सॉरी, टॉलमी ने क्या बोला? जियोसेंट्रिक। कोपरनिकस ने क्या बोला? हेलियोसेंट्रिक। ठीक है, हर्शेल ने क्या बोला? सौरमंडल एक अंश मात्र है। और चौथा जो आपके हब्बल थे, उन्होंने बोला कि इस ब्रह्मांड में लाखों आकाश गंगाएं। ये बहुत सिंपल सा है, अगर कभी पूछा गया तो आ जाएगा, बट इस तरह का अब इतने सिंपल क्वेश्चन अब नहीं आते हैं। ठीक है ना, कि तुरंत आए वो, अब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग। फिर एक आई बिग बैंग थ्योरी। आप सब लोग इस थ्योरी को कहीं ना कहीं सुने होंगे, कहीं ना कहीं आप जानते होंगे। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से कहा जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए कोई सिद्धांत दिया गया तो हाँ, बिग बैंग थ्योरी दिया गया। असल में एक पादरी थे बेल्जियम के, उनका नाम था जॉर्ज लेमेंतेयर। जॉर्ज लेमेंतेयर जो लिखा है ना, ये उस वहीं के पादरी थे, पादरी साहब थे। और इनके कुछ मित्र लोग भी थे, सदस्य लोग भी थे। तो इन लोगों ने मिल करके वो मतलब प्रयोग किया 1927 में। लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, बिग बैंग नाम नहीं दिया इन्होंने, नाम किसी और ने दिया है। नाम फ्रेड होयल ने दिया है। जो बिग बैंग का नाम है वो फ्रेड होयल ने दिया है। फ्रेड होयल 1949 में। तो इन्होंने 1927 में इसका किया, जॉर्ज लेमेंतेयर, और जो नाम दिया है वो फ्रेड होयल ने दिया है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। अब बिग बैंग क्या है? एक विस्फोट हुआ था, बिग बैंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिखा हुआ है, ब्रह्मांड एक अत्यधिक सघन, मतलब बहुत पास पास, एवं अत्यंत उच्च तापमान, हाई टेम्परेचर था अंदर वाले एकल पिंड के रूप में था। तो हमारा जो ब्रह्मांड था एकदम क्लोज, सघन था बिल्कुल, अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, दबाव है, अब ये फटने वाला है। इस पिंड में महाविस्फोट हुआ, एक बड़ा विस्फोट हुआ, और इसके अंदर के पदार्थ बिखर गए। इन्हीं पदार्थों के ग्रुपिंग के से ब्रह्मांडी पिंडों एवं आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। कहा गया ये बड़ा पिंड था, अब इसके अंदर ढेर सारी चीजें थी। ये ढेर सारी चीजें इसके अंदर थी जो एक घनत्व और दबाव, जैसे मान लो किसी चीज को बहुत टाइट बांध दो एकदम धागे वागे से, अचानक से वो बिखर गया। तो जैसे ही सब बिखर गया, कुछ पार्टिकल आपस में कंबाइन होने लगे, और जो जो आपस में कंबाइन हुआ, इस तरह से उन्होंने कुछ पिंड बनाए आपस में। ठीक है, तो खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ।
ये आकाश गंगाओं में फिर से विस्फोट हुआ, ठीक है। फिर आगे बहुत सारी चीजों का निर्माण हुआ, तारे वगैरह बनने लग गए, तारा बना, फिर उसके बाद उनमें विस्फोट हुआ, तो उससे जो पदार्थ निकले तो ग्रह बने, फिर ग्रह वगैरह में विस्फोट हुआ तो क्षुद्र ग्रह बने। इस तरह से मतलब धीरे धीरे, और कहते हैं साइंटिस्ट कि आज भी विस्फोट चल रहा है, ब्रह्मांड का विस्तार हो ही रहा है। मतलब ये कह रहे हैं, क्योंकि आकाशगंगा फैल रही है तो अंदाजा लगाते हैं कि आज भी चल रहा है, ठीक है ना। तो बिग बैंग थ्योरी का सीधा सा कॉन्सेप्ट था, एक पादरी थे जॉर्ज लेमेंटियर, और ये बेल्जियम के थे। इन्होंने 1927 में इस चीज को डिफाइन किया था, ठीक है, 1927 में डिफाइन किया था, लेकिन नाम दिया था फ्रेड होयल ने। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। एक सिंगुलरिटी के रूप में था, पिंड के रूप में था, सघन था, तापमान था, विस्फोट हुआ और सब बाहर आ गए पदार्थ, सब ग्रुप होकर के खगोलीय पिंडों का निर्माण हुआ, जिससे हमारे बहुत सारी चीजें बनी। उनमें फिर विस्फोट हुआ तो आगे चलकर और पदार्थों का निर्माण हुआ, और लगातार ये जारी है एक एक के बाद एक, ठीक है। तो यहां तक आपको सिंपल है। अब यहाँ पे एक सिद्धांत आपका रहता है सौरमंडल से, ये उतना वैसे पूछा नहीं जाता आपके एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू में, लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा कि इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है। सौरमंडल के लिए है, ये ब्रह्मांड के लिए नहीं है, कंफ्यूज मत हुआ करिए आप लोग, तुरंत चीजें गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ पर ये जो सिद्धांत था बिग बैंग, ये बिग बैंग सिद्धांत किसके लिए है? ब्रह्मांड के लिए है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है बिग बैंग। यहाँ पे सौर मंडल के लिए है कि हमारा सौरमंडल कैसे बना, मतलब हमारा सौरमंडल कैसे बना, सूर्य और ये पृथ्वी। तो कहते हैं मोनो स्टार, एक तारा सिद्धांत था, एक ही तारा था, उससे विस्फोट हुआ, सब अलग हुए और बना लिए। गैसी सिद्धांत कहा जाता है, कांट के द्वारा दिया गया था गैस मान करके। और निहार का सिद्धांत नेबुला, इसकी बात हम अभी आगे करेंगे, तो लाप्लास द्वारा दिया गया था। ये 2 सिद्धांत है, तो आपको ये नाम ध्यान रखने बस। गैसी सिद्धांत किसने दिया था? मोनो स्टार, कि इसके अंदर गैस भरा हुआ, गैस के बादल हैं, और ये गैस के बादल जो हैं जब ये विस्फोट हुआ था तब ये अलग बिखरा, और फिर उसके बाद ग्रहों वगैरह का निर्माण हो गया। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट दिया जाता है मोनो स्टार की थ्योरी, एक ही तारे से। लाप्लास ने निहारिका, निहारिका भी एक प्रकार से गैसों का ही गुब्बार होता है, गैसों का ही एक कॉम्बिनेशन होता है। अभी हम आगे बताएंगे क्या होता है निहारिका। नेबुला बोलते हैं इसे, नेबुला। डुअल स्टार थ्योरी, चैम्बर्सन और जीन्स, ये उतना आता नहीं आपके लिए, इतना ये जरूरी नहीं है। हाँ, एक बार आप पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो, मोनो स्टार थ्योरी को याद कर सकते हो, ठीक है ना। आप बस इतना याद कर लीजिए, बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत डिटेल आपके लिए जरूरी नहीं है इसका। इसमें केवल आपको इतना है कि मोनो स्टार थ्योरी जो है गैसी सिद्धांत कांट ने दिया है, और लाप्लास जो है वो निहार का सिद्धांत दिया उन्होंने सौरमंडल के लिए। रेंज याद करने की जरूरत नहीं है तार, इसका बस इतना याद रखिएगा कि ताप से ही हमें तारों का कलर पता चलता है, ताप से, टेम्परेचर से हमें स्टार के कलर का पता चलता है। क्लियर है? अब इसमें रटने की जरूरत नहीं है कि सर इतनी रेंज से यहाँ तक रट लें, नहीं, एक बार सरसरी निगाह से पढ़ सकते हो, देख सकते हो, माइंड में आ जाए तो ठीक है। बट आप ये जरूर ध्यान रखें कि तारों का रंग किससे डिसाइड होता है, तो तारों का रंग ताप से ही डिसाइड होता है। अब देखो कैसे, इसी को शो करने के लिए लिखा गया है। नीला कलर अगर है तारे का, तो रेंज कहां से कहां तक होती है? 50,000 से 28,000 डिग्री, 28,000, ठीक है, केल्विन, 28,000 केल्विन। तो यहां तक अगर टेम्परेचर है तो ये आपका नीला कलर देखा है। नीला श्वेत अगर आ रहा है तो वो 28,000 से 10,000 केल्विन तक था। सफेद आ रहा है तो 10,000 से 7,500। श्वेत पीता आ रहा है तो ये अब रेंज की रटने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस हाँ, एक पॉइंट यहां से निकल के आता है कि एक सरसरी निगाह से देख लो क्या, कि जब नीचे टेम्परेचर है तो कौन सा कलर मिल रहा है, ठीक है। जैसे 3500 से 2000 के आसपास है, तो जब टेम्परेचर कम है तो हमें लाल वाल देखने को मिल रहा है, और जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, 50,000 से 28,000 केल्विन का टेम्परेचर आ रहा है, तो फिर वो नीला आ रहा है। ये थोड़ा सा आइडिया रख सकते हो कि मतलब टेम्परेचर जब बढ़ रहा है, हाई जा रहा है, तो ब्लू की तरफ जा रहा है, फिर ग्योर ऐसे जा रहा है, इधर शिफ्ट हो रहा है, बैक साइड इधर, ठीक है। तो इसमें से मेन 2-3 कलर के लिए बात हुई है, एक लाल के लिए बात हुई है, एक ऑरेंज के लिए बात हुई है, येलो के लिए बात हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका नीला के लिए बात हुई है, ब्लू के लिए, ग्रीन वाले के लिए कोई बात नहीं हुई है, ठीक है ना। तो जय बस ये एक आइडिया रखोगे ना तो भी समझ में आ जाएगा
कि अगर टेम्परेचर ज्यादा टेम्परेचर है तो नीले की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसका टेम्परेचर कम है तो फिर वो लाल है। जबकि हम लोग को उल्टा समझ में आता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो लाल दिखेगा, है ना। यहाँ पे तारों का जो रंग है वो अलग तरह से है, तारों का रंग, यही कंफ्यूजन दूर करना था। रेंज रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, तारों का रंग अगर टेम्परेचर कम है तो लाल की तरफ है, लेकिन अगर वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, बढ़ रहा है, तो नीले की तरफ शिफ्ट हो रहा है, बैक साइड आ रहा है। ठीक है, अंदाजा मिल जाएगा आपको। तो ये यहाँ से हमने पहला पेज जो आपका था ब्रह्मांड का, ये आपको आइडिया हो गया। दो तीन चीजें बोली हमने, जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक। चलो जल्दी से पूछ लें, बताना आप लोग, कम से कम कुछ बताओ इस पेज का, पूछ लें जरा। आप बताइए, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया, किस साइंटिस्ट ने बिग बैंग थ्योरी दी थी? लेमेंटेयर ने दिया था। ठीक है। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी? हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी और ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। हेलियोसेंट्रिक अवधारणा किसने दी थी? सर कॉपरनिकस ने दी थी। वेरी गुड। किसने जियोसेंट्रिक बताया था कि पृथ्वी केंद्र में है और बाकी सब चारों तरफ घूम रहे हैं? टॉलमी ने बताया था। ठीक है। चलिए आते हैं, सिंपल, बहुत सिंपल टॉपिक है ये। स्टार, तारे की उत्पत्ति देखते, तारा कैसे बनता है? तारा क्योंकि सूर्य एक तारा है। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये पहले क्या होता है, एक गैस, विरल गैस होती है, विरल गैस। मतलब ये कहा गया कि तारे की उत्पत्ति कैसे होती है, तो उन्होंने समझाया कि तारे की उत्पत्ति क्या है, कि ब्रह्मांड में पहले गैस था, एक विरल गैस थे, दूर दूर गैस थे, लेकिन इनमें आकाशगंगा के घूमने के कारण, आकाशगंगा घूम रही थी तो गैस भी घूम रही थी, और गुरुत्वाकर्षण जो लग रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स, ये गैस से पास पास आ गई। मतलब लगातार आकाशगंगा घूम रही थी तो ये गैस भी घूम रही थी, घूर्णन कर रही थी, और धीरे धीरे आकर्षण के कारण ये गैसें पास आ गई, तो एक गोला बन गया गैस का। तो इन्होंने कहा कि ये सारी गैसें आपस में पास आ गई घूर्णन की वजह से, और जब ये पास आ गई, घूमते घूमते सब अपने पास पास आ गई, तो उसको कहा गया नेबुला। नेबुला, निहारिका। अब पूरा थ्योरी पढ़ना है तो आप यहां देख लो। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है, तारा नहीं बनता तो वो पहले गैस का गोला है। आकाशगंगा के घूर्णन के कारण विरल गैस प्रभावित होता है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्रित होकर घने बादल के समान छा जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण सब पास आ जाते हैं, और वही गैस का जो गोला हो जाता है, पास पास जो हो जाता है, पहले दूर दूर था, पास पास आ गया, उसे कहते हैं निहारिका, नेबुला। तो नेबुला भी एक गैस ही है आपका, इन्हें निहारिका कहा जाता है। फिर से समझ लीजिए, तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला होता है, विरल गैस का मतलब होता है दूर दूर होना, ठीक है, दूर दूर होना। आकाशगंगा के घूर्णन के कारण विरल गैस प्रभावित होती है, ये वाली, और गुरुत्वाकर्षण के कारण केंद्रित होकर घने बादल बना लेती है, ये वाली, जो बिल्कुल पास पास होती है। ठीक है, इसी जो घने बादल जो बनते हैं वही निहारिका कहलाता है, इसी को नेबुला कहते हैं। तो क्योंकि ये गैस है, इसमें एक रिएक्शन शुरू हो जाती है, उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन। तो जैसे ही ये गैस इधर होती है, इसके अंदर क्योंकि हाइड्रोजन वगैरह होता है, ये एक रिएक्शन शुरू कर देती है, जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। अब हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लगता है उस तारे के अंदर। याद रखिए, सूर्य भी एक तारा है और सूर्य के अंदर हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है। याद करने का सिंपल तरीका है, सूर्य में कौन सी रिएक्शन हो रही है? न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन हो रहा है सूर्य में, और सूर्य खुद एक तारा है। तो वो जो गैस भरी थी उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया। क्लियर है? हाइड्रोजन किसमें बदलने लगता है? हीलियम में। इसी अवस्था को तारा बन जाता है, या इसी अवस्था को तारा कहा जाता है। जब उस गैस में रिएक्शन शुरू हो जाती है, वो नेबुला में हाइड्रोजन हीलियम में बदलने लग जाता है, इसी कंडीशन को तारा कहा जाता है। तो पहले विरल गैस है, दूर दूर है, वो कंबाइन होती हैं, पास पास आती हैं, तो उसे नेबुला कहा जाता है। फिर नेबुला आगे चल करके जब रिएक्शन शुरू हो जाता है तो उसे तारा कहा जाता है, क्योंकि तारे में न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा होता है, हाइड्रोजन टू हीलियम वगैरह की जो प्रोसेस है ये आपकी चल रही होती है। ठीक है, ईंधन प्लाज्मा अवस्था में रहता है। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई, अभी तक यही समझना है आपको, इतना ही।
आगे का हम बताएंगे अभी आपको। तो सबसे पहले हमने ये समझा कि तारा, अच्छा तारा होता क्या है, तो तारे की अपनी खुद की चमक होती है। तारा का मतलब इतना तो पता होगा सबको। भाई तारा, अब पृथ्वी तारा तो है नहीं, ना चंद्रमा तारा है, ठीक है ना। लेकिन तारा वो होते हैं, अपनी हीट और अपना प्रकाश होना चाहिए। जैसे सूर्य, सूर्य हमसे करीबी तारा है, बहुत से तारे हमसे काफी दूर है। तो जो अपना हीट और प्रकाश रखते हैं वो तारा है। अब सूर्य के प्रकाश की वजह से चांद वगैरह का चमकना होता है। चांद पे रोशनी जो पड़ती है, अब इसीलिए तो ग्रहण लग जाता है। कोई दोनों के बीच में आया तो ग्रहण लग गया, क्योंकि अपना प्रकाश थोड़े ना है। अब सूर्य का अपना प्रकाश है तो वो तारा है, ठीक है। तो सभी तारों में ये लगा होता है, यानी तारे अपने पहले अवस्था में नेबुला रहते हैं। यानी कि नेबुला की अवस्था जैसे ही आई, समझ लो अब ये तारा बनने वाला है। तो नेबुला ही आगे चलकर तारा बनता है। और अगर हम कहें कि तारा पहले क्या था अपने इससे, तो नेबुला था। नेबुला क्या था? एक सघन गैस के बादल थे, पास पास जो गैसें आ चुकी हैं, ठीक है ना, ये वो था। तो इस तरह से हमने नेबुला को समझा। तारा बना, ओके, ठीक है। देखिए नेबुला, ये नेबुला नहीं है, ठीक। ये नेबुला है। तो ये गैस होती है जो सघन हो जाती है, पास पास आ जाती है, ठीक है। ये बहुत है। ये नेबुला है। इसी में तारे हैं, ये सब तारे हैं, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं सब तारे हैं। ये तारे हैं, ये जो दिख रहे हैं आपको, ये नेबुला बहुत बड़ा होता है। उस नेबुला में ही तारों का निर्माण होता है। एक नेबुला से एक ही तारे का निर्माण नहीं होता है, ये कंफ्यूजन में मत रहिएगा। ये एक नॉर्मल एक ही नेबुला दिख रहा है आपको ये पूरा, और इसमें असंख्य तारे हैं। आपको ये दिख रहा है, ये गैस कंबाइन होके इस नेबुला में असंख्य तारे होंगे, ठीक है। ये सब तारे हैं जो चमक रहे हैं इस पूरे नेबुला में। ये जहां पे तारे पास पास हैं वहां बहुत चमक होगी। जिन जगहों पे तारे बहुत पास पास होंगे वहां पे बहुत ज्यादा चमक होगी उस नेबुला में। तो पूरा एक नेबुला है, और फिर वो कंबाइन होते हैं, रिएक्शन शुरू हो जाती है, वही तारा बनने लगता है, फिर तारे बनते जाते हैं इस तरह से। तो कभी मत सोचिएगा कि एक नेबुला में एक है तारा होगा, नहीं, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें आपने समझ लिया, ठीक है। तो हमने विरल गैस देखा, विरल गैस से हमारी निहार का नेबुला बनी। नेबुला आपने देख लिया। उन्हीं में जगह जगह आप जब न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू होता है तो तारे का रूप लेने लगता है, और ढेर सारे तारे वहां पे उनके नेबुला में देखने को मिलते हैं। अब आती है एक सबसे बड़ी कंडीशन। तारा आगे चलकर एक रूप लेता है जिसे बोलते हैं रेड जायंट, लाल दानव जब कहा जाता है। जब ये खत्म होने लगता है ना, जब ये गैस खत्म होने लगती है, भाई गैस है ना अंदर, कभी तो खत्म होगा। भाई हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा है तो कभी तो खत्म होगा। तो जब ये हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना बंद होने लगता है, तब ये रेड जायंट का रूप लेने लगता है, लाल दानव कहा जाता है, ठीक है। एक एक को पॉइंट को हम लोग समझते हैं। तारों का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर है, हम पहले बता चुके। जो तापमान है उसी पर निर्भर करता है तारे का रंग, ठीक है ना। रेड जायंट, तारे के केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त होने के कारण तारे का केंद्रीय भाग संकुचित एवं गर्म हो जाता है, लाल रंग का दिखाई देने लगता है। बाह्य परत में हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना जारी रहता है। जिस कंडीशन में ये तारा जब रहता है और इसका केंद्रीय भाग जो न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था, नाभिक संलयन,
तभी वो रेड जायंट का रूप लेना शुरू करता है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है कि रेड जायंट का रूप कब लेता है वो? तो रेड जायंट का वो रूप ले लेता है। अब सबसे बड़ी बात कि अब इसमें विस्फोट होगा, रेड जायंट में विस्फोट होगा और तारे बन, अब ये टूटेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये होती है कि टूटने के बाद ये बनेगा क्या? तो एक तरफ आपको लिखा है व्हाइट डॉर्फ और एक तरफ लिखा है अभिनव तारा। यहां पर एक टर्म होता है एमएस। एमएस का मतलब होता है मास ऑफ सन, मास ऑफ सन। ठीक है? तो एक लिमिट है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को, तभी आपको ये चीज क्लियर होगी कि विस्फोट के बाद क्या बनेगा। यदि लाल दानव का मास, ये रेड जायंट का मास, यदि इस रेड जायंट का मास जो विस्फोट होने वाला है, यदि इस लाल दानव का मास 1.44 ms से कम है, 1.44 इंटू मास ऑफ सन, मतलब सन के मास में मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.44 का। अगर ये इससे कम है, अगर ये इससे कम है तो ये बनेगा श्वेत वामन, व्हाइट डॉट बनेगा। यहां पे लिमिट लिखिए, यदि मास ऑफ रेड जायंट सन के मास का 1.44 अगर निकाले और उससे कम हो ये वैल्यू, ये जो रेड जायंट का मास है अगर उस वैल्यू से कम आई तो ये बनेगा व्हाइट डॉट, श्वेत वामन बनेगा। लेकिन अगर वो ज्यादा हुआ तो श्वेत वामन नहीं बनेगा, उसे अभिनव तारा कहेंगे। रेड जायंट विस्फोट हुआ, अब यदि इस बात पर निर्भर करता है कि इसका द्रव्यमान कितना था। अगर वो 1.44 ms से कम है तो श्वेत वामन बनेगा, और अगर वो उससे ज्यादा लिमिट का निकला तो फिर आपका अभिनव तारा बनेगा। ठीक है? देखिए जरा, लाल दानव का मास अगर इससे कम है तो नाभिकीय ऊर्जा खोकर श्वेत वामन या जीवाश्म तारा कहते हैं। जब श्वेत वामन चमकना छोड़ देता है तो ठंडा होकर काला वामन में बदल जाता है और छोटे तारों का अंत हो जाता है। इसका मतलब ये छोटे तारों के लिए है। अगर ये, भाई छोटा तारा तभी तो मास कम हुआ, अरे ये छोटा होगा तभी तो मास कम होगा उस वैल्यू से, बड़ा होगा तो ज्यादा नहीं हो जाएगा। तो इनका कैसे अंत हुआ? ये बना श्वेत वामन और काफी समय के बाद श्वेत वामन खुद चमकना छोड़ देता है। इसका मतलब अब ये खत्म है बिल्कुल, इसका दाह संस्कार होने वाला है और फिर क्या बन जाता है? काला वामन बन जाता है, ब्लैक, ब्लैक ड्वार्फ कहलाता है। और ये काला वामन वगैरह सब कहाँ चले जाते हैं? ब्लैक होल में चले जाते हैं। ये लोग टहलते टहलते रहते हैं, ब्लैक होल खींच लेता है। तो जितना भी कुछ बचता है उनका अंत ब्लैक होल में ही होता है। जो भी घूम रहा होता है, जिनका अंत हो रहा होता है, जिनकी ताकत ताकत कुछ नहीं बचती है, फिर वो अंत में जाते हैं ब्लैक होल में, ब्लैक होल उनको अपने अंदर खींच लेता है। ठीक है? अब आते हैं अभिनव तारा पे। इसका क्या हुआ? ये तो छोटे तारे की बात हुई, बड़े तारे में क्या होगा? तो अगर ये रेड जायंट 1.44 ms से ज्यादा हुआ इसका मास तारे का, बड़ा तारा है मतलब ये, तो अगर ये बड़ा तारा है तो विस्फोट के बाद ये अभिनव तारा बनेगा। और अभिनव तारा में भी एक विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट। जो अभिनव तारा में होता है उसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, जिसके बाद चलकर न्यूट्रॉन तारा बनता है और पल्सर बनता है, और लास्ट में वो बनता है ब्लैक होल। इसी न्यूट्रॉन तारा के बाद एक ब्लैक होल का निर्माण होता है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या होता है सुपरनोवा, जब बड़ा तारा है। यदि रेड जायंट का द्रव्यमान 1.44 ms से ज्यादा है तो यह अभिनव तारा का रूप लेगा। ठीक है? अभिनव तारा, हीलियम कार्बन में, हीलियम कार्बन में, कार्बन भारी पदार्थ जैसे लोहा में, हीलियम किस में बदल रहा है? कार्बन में। कार्बन किस में बदलने लगता है? लोहा वगैरह में कंबाइन होने लगता है, में परिवर्तित होने लगता है, जिस कारण तारे में तीव्र विस्फोट होता है। इसे सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अधिक द्रव्यमान के कारण मुक्त रूप से घूमते इलेक्ट्रॉन अत्यधिक वेग के से नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा न्यूट्रॉन बचे रह जाते हैं। इसी अवस्था को न्यूट्रॉन तारा कहते हैं या पल्सर कहते हैं। तो न्यूट्रॉन तारा का मतलब हो गया कि न्यूट्रॉन बचा है खाली, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, बाहर घूम रहे होते हैं, तो उनको एनर्जी मिलती है और निकल जाते हैं, और पूरे तारे में केवल न्यूट्रॉन घूमता है, इसलिए उसको कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। अब आपको सबसे बड़ी बात क्या याद रखनी होती है कि न्यूट्रॉन तारे की उत्पत्ति कब होती है? तो न्यूट्रॉन तारे की उत्पत्ति तब होगी जब तारा बड़ा होगा। जब तारा क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि रेड जायंट का मास जब बड़ा होगा 1.44 ms से ज्यादा होगा तभी वो अभिनव तारा बनेगा, और फिर अभिनव तारा में विस्फोट होने के बाद न्यूट्रॉन तारा बनेगा। लेकिन व्हाइट ड्वार्फ की जब बात करेंगे, श्वेत वामन की,
तो वो छोटे तारों से बनेगा। ये क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान रखिएगा। छोटे तारों से क्या बनता है, छोटे तारों में जब विस्फोट होता है तो क्या होता है, तो श्वेत वामन बनेगा, फिर वो ब्लैक वामन बनेगा और अंत में वो ब्लैक होल में चला जाता है। अगर ये बड़ा तारा हुआ, सूर्य के द्रव्यमान का 2 गुना से ज्यादा हुआ, समझिएगा, ये 2 गुना से ज्यादा होता है। ज्यादा का मतलब यहाँ पे 2 गुना, डबल से भी ज्यादा होना चाहिए। तो उसके डबल से भी जब ज्यादा निकल जाता है बड़ा तारा, मान लो सूर्य के द्रव्यमान का 8 गुना है, सूर्य के द्रव्यमान का 8 गुना है, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक तारा है वो सूर्य के द्रव्यमान का 8 गुना है, उसमें विस्फोट होता है। आप बताएं वो श्वेत वामन बनेगा, अभिनव तारा बनेगा, वो क्या बनेगा, या न्यूट्रॉन तारा, मतलब नीचे वाला क्या बनेगा, वो श्वेत वामन बनेगा या अभिनव तारा बनेगा, तो वो अभिनव तारा बनेगा। सिंपल सी बात है। हाँ, 1 से 1.5 के बीच अगर रह जाता है या 2 से भी कम नीचे रह जाती है वैल्यू, तो फिर वो व्हाइट डार्क बनता है। इस क्वेश्चन का ध्यान रखिएगा। मान लो उन्होंने कह दिया, ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं, फंसाते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जा चुका है पेपर में आपके, कि अगर कोई तारा है, उस तारे का द्रव्यमान अगर सूर्य के द्रव्यमान से के 2 गुने से कम है, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी है, उन्होंने कहा है कि सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से कम है। एक तारा है जिसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान के 2 गुने से कम है, तो आप बताइए जब ये विस्फोट होगा तो ये तारा कैसा बनेगा। तो अब उसमें ऑप्शन दे दिया उन लोगों ने, व्हाइट डॉट बनेगा या ये। अब जिसने व्हाइट डॉट किया, क्या वो सही बोला है कि ये व्हाइट डॉट बनेगा, या फिर अभिनव तारा? अभिनव तारा नहीं बनेगा, ये व्हाइट डॉट ही बनेगा। ये छोटा है ये, क्योंकि उन्होंने एक लिमिट दे दी है 2 गुने से कम। अब 2 गुने से कम का मतलब कितना कम? अरे वो 1 से भी कम हो सकता है, 1.4 भी हो सकता है, 1.3 भी हो सकता है, 1.6 भी हो सकता है। अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है ना, 2 गुने से कम है वो, सिंपल सी बात हमें ये पता चल रही है। तो ये सही आंसर इसका व्हाइट डॉट था, तो वो श्वेत वामन बनेगा, ना कि अभिनव तारा। ठीक है, तो ये पॉइंट इसमें डिफाइन हुआ था। और फिर आगे चलकर वही न्यूट्रॉन वाला, अब देखिए जैसे न्यूट्रॉन तारा बना, अच्छा पल्सर याद रखिएगा, वही है न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, ये कई कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन। ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे में भी द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। जो न्यूट्रॉन तारा बना है वो एक ही जगह पूरा आ जाता है सारा द्रव्यमान, और ऐसे असीमित घनत्व के द्रव युक्त पिंड को ब्लैक होल कहा जाता है। मतलब रेड जायंट विस्फोट हुआ, अभिनव तारा बना, उसमें सुपरनोवा विस्फोट हुआ, न्यूट्रॉन तारा बना जिसमें केवल न्यूट्रॉन है, एक ही पॉइंट पे सारा न्यूट्रॉन इकट्ठा हो गया पूरा द्रव्यमान। अब ये इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण होता है, आपको पता होगा ब्लैक होल, जो किसी चीज को बाहर निकलने नहीं देता। ये इसीलिए होता है कि पूरा का पूरा द्रव्यमान एक ही जगह केंद्रित ही हो जाता है, और पता ही नहीं चलता, एक लाइट की किरण भी अगर अंदर चली गई तो बाहर नहीं आ पाएगी। तो वही होता है कि न्यूट्रॉन तारे के बाद उसका निर्माण होता है ब्लैक होल का निर्माण। ठीक है ना, ये प्रकाश भी पास नहीं कर पाता। तो ब्लैक होल का संकल्पना किसने दिया था? जॉन व्हीलर ने। 1960 के दशक में जॉन व्हीलर ने हमें ब्लैक होल की संकल्पना के बारे में बताया था। ठीक है ना। एक होता है रॉक ब्लैक होल। रॉक ब्लैक होल असल में कॉम्बिनेशन होता है, जब 2 या 2 से अधिक ब्लैक होल का एक ग्रुप बना लेते हैं तो उसे रॉक ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है, ये श्वेत वामन तथा काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है। अतः तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में ही होता है। तारों का अंत, बड़ा ध्यान से समझिए, देखिए क्या लिखा इन्होंने लास्ट पॉइंट, क्या लिखा, तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में ही होता है। रीजन, क्योंकि आपने पूरी प्रक्रिया समझ ली, जब न्यूट्रॉन तारा बनेगा तो न्यूट्रॉन तारे के बाद ब्लैक होल ही बन रहा है, और ये ब्लैक होल सबको खींच लेता है, चाहे वो श्वेत वामन हो, चाहे वो काला वामन हो, कोई भी हो, वो सब आपके ब्लैक होल में ही चले जाते हैं। समझ आई बात? हेलो सभी को, चलो थोड़ा सा पूछ लेते हैं। सामने आओ, आओ आप लोग जरा, है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब लोग सामने आओ, थोड़ा सा पूछ लिया जाए, क्या कुछ पता चल रहा है नहीं चल रहा है। हाँ बताइए सब लोग, ब्लैक होल के बारे में किसने बताया, किसने ब्लैक होल की संकल्पना दी? अच्छा, इसमें भारतीय साइंटिस्टों का भी रोल था, ऐसा नहीं है कि नहीं था, लेकिन अब श्रेय यूरोपियों को ही मिलता है, क्या किया जाए, श्रेय सब उन्हीं का देते हैं। सर एक ब्लैक होल दूसरे ब्लैक होल को खींच सकता है? हाँ क्यों नहीं कर सकता।
तो आप लोग बताएंगे जल्दी जल्दी हमको क्या क्या पूछें। हाँ जल्दी से पूछते हैं। नेबुला क्या है? नेबुला गैसों का सघन गोला, एकदम करेक्ट। सघन गैसों का गोला है। विरल गैसों का कहेंगे तो अलग है। हम कहेंगे सघन गैसें हैं जो एक साथ मिल गई, बादल हैं, गैसों के बादल जो इकट्ठा हो गए, जो हमने दिखाया था फिगर आपको। पूरा गैस ही था वो सब, नेबुला था। उसी में तारे थे। तो नेबुला से किसका निर्माण होता है? तारों। नेबुला बहुत बड़ा होता है। उसमें असंख्य तारों के निर्माण होता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा मिल करके असंख्य तारे बनते हैं उसमें। नेबुला से तारा बनता है। ठीक है। तारा के बाद तारा, जब गैस खत्म होने लगती है, ईंधन खत्म होने लगती है, हाइड्रोजन हीलियम में बदलना बंद होने लगता है, तो वो कैसा रूप लेता है? ड्वार्फ नहीं, रेड जायंट। वामन थोड़ो है। लाल दानव है वो। राक्षस है, बड़ा है। ठीक है। वामन तो छोटा होता है। तो रेड जायंट होता है। क्योंकि केंद्रीय भाग का ईंधन खत्म हो रहा था तो लाल हो जाता है। अच्छा, फिर इसके बाद रेड जायंट के बाद कब श्वेत वामन बनेगा और कब अपना तारा बनेगा? तो श्वेत वामन तब बनेगा जब छोटे तारे होंगे। शॉर्ट में याद रखिए, जब छोटे तारे होंगे। छोटे तारे जब होते हैं, जब वो रेड जायंट होते हैं। छोटा तारा अगर रेड जायंट बनता है तो फिर वो श्वेत वामन बनेगा। लेकिन अगर बड़ा तारा है, यानी कि ब्रह्मांड ज्यादा है, उसका भारी है, तो फिर वो श्वेत वामन नहीं बनता। वो आपका अभिनव तारा बनता है। ठीक है। वैल्यू आपको बता दिया है। मास ऑफ स्टार इज लेस देन 1.44 मास ऑफ सन। अगर हम वो वैल्यू दें, अच्छा, ये जो वैल्यू है ना 1.44 ms, 1.44 ms, इसको बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। क्योंकि इसे हमारे एस चंद्रशेखर साइंटिस्ट ने बताया था। तो ये बोला जाता है चंद्रशेखर सीमा। 1.44 ms को बोलते हैं चंद्रशेखर सीमा। ठीक है ना, इस वैल्यू को 1.44 ms को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। फिर इसके बाद जब हम देखते हैं तो व्हाइट डॉर्फ है। अब व्हाइट डॉर्फ इसलिए है क्योंकि चमक रहा है। भाई सफेद कोई चीज दिख रही है तो रिफ्लेक्शन, जब लाइट का पड़ा है तो वो चमक रहा है। लेकिन जैसे उसका चमकना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ब्लैक हो गया, क्योंकि प्रकाश पास नहीं करेगा। अगर कोई वस्तु आपकी प्रकाश नहीं जाने देती तो ब्लैक ही होती है। कोई वस्तु अगर ब्लैक है तो रिफ्लेक्शन नहीं करेगा ना। कोई वस्तु ब्लैक क्यों है? क्योंकि रिफ्लेक्शन से लाइट आ ही नहीं रही है, इसलिए वो ब्लैक है। और कोई चीज व्हाइट क्यों है? क्योंकि वो सारे कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो श्वेत वामन चमक रहा है अभी, इसका मतलब बढ़िया प्रकाश हो रहा है। और जैसे जैसे उसका प्रकाश खत्म होता जाएगा, एनर्जी लूज करता जाएगा, काला हो जाएगा वो, तो उसे बोलते हैं काला वामन। और अंत में काले वामन को भी कौन खींच लेता है? ब्लैक होल खींच लेता है अपने में, क्योंकि उसकी अपनी कुछ ताकत बची नहीं रहती। अब अगर ये बड़ा तारा हुआ, सूर्य के द्रव्यमान का गुना, 3 गुना 4 गुना के ऊपर हुआ, अगर वो तारे का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का, तो वो अभिनव तारा बनेगा। फिर अभिनव तारा में विस्फोट होगा। वहां से इलेक्ट्रॉन वगैरह जो है वो सब बाहर निकल जाएंगे और तो न्यूट्रॉन बचेगा। सब इकट्ठा हो जाएंगे तो एक न्यूट्रॉन तारा है, पल्सर कहलाएगा। अब फिर ये जो न्यूट्रॉन वगैरह हैं, ये आपके फिर और संकेंद्रित होते हैं और केंद्र में आते हैं। वही फिर आगे चल करके ब्लैक होल को बनाता है, जिसे ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है ना? सर क्या एक दिन सूर्य भी ब्लैक होल बन जाएगा? बिल्कुल बनेगा, सूर्य भी एक तारा है। बिल्कुल बनेगा। वो बाहर थोड़े ना है। जो तारे का जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी तारा होगा उसको ऐसे नष्ट होना ही है। सबका उम्र अलग अलग है। अब हो सकता है कि सूर्य का जो उम्र हो 4.6 बिलियन ईयर हो। इससे नीचे तो है ही नहीं भाई। 4 बिलियन से नीचे तो वर्ष है ही नहीं उसका उम्र। ये हम एक अनुमानित बता रहे हैं 4.6 के आसपास, इससे ऊपर ही है। तो बिल्कुल बनेगा, लेकिन तब तक हम लोग कहाँ होंगे पता नहीं। ठीक है ना, पता नहीं कौन सी दुनिया में होंगे जब वो ब्लैक होल बन रहा होगा। ठीक है ना? ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, यहाँ तक का आपको कंप्लीट हो गया। जियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक सब कंप्लीट। ओके। आप बताएंगे, एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं पीछे वाला, थोड़ा सा जो आज हमें अभी पढ़ा है हमने। ठीक है।
आप बताएंगे महानदी, गोदावरी और कृष्णा में सबसे बड़ा अफवाह तंत्र किसका है? देखो, हम ऑप्शन दिए हैं गोदावरी, महानदी, कृष्णा, तो गंगा दे रहा है आंसर। अरे हम ऑप्शन 3 दिए हैं। हम कह रहे हैं महानदी, गंगा, गंगा तो बोले ही नहीं, हमने बोला था महानदी, गोदावरी और कृष्णा। आपको हमने बताया था कि गोदावरी की लंबाई सबसे ज्यादा है, 1465 किलोमीटर, और महानदी, नहीं, कृष्णा, कृष्णा की जो है आपकी वो लगभग 1400 किलोमीटर है। फिर महानदी आती है आपकी 800 के आसपास। तो अब ये जो है सबसे ज्यादा, देखिए, जिसकी सहायक नदियां ज्यादा होंगी, एक तो वो लंबाई में ज्यादा हो, क्योंकि बहुत दूर से आ रही होगी। अब अफवाह तंत्र क्या होता है आप समझ नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब देखो हमें समझाना पड़ेगा अफवाह तंत्र। देखिए, एक मिनट। देखिए, ड्रेनेज सिस्टम या ड्रेनेज एरिया, या जो हम बताते हैं कि अफवाह तंत्र क्या है आपका, तो इसका मतलब देखो, एक सिंगल सी मेन रिवर ये है, ये जो है ये मेन रिवर है, ये यहाँ से उद्गम हो रहा है और ये मेन रिवर है, या यहाँ से जो जा रही है, तो ये कहीं से भी मान लो, तो ये मेन रिवर है। जैसे मान लो ये गोदावरी है, सपोज करो ये गोदावरी, ठीक है। अब अगर ये गोदावरी है नदी, तो इसके आसपास से जो भी आ रहा है, देखो, ये एक नदी आ रही है धारा से, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है, एक यही जा रही है, ये जा रही है, इसके पता पता चला कि इधर से कोई आ रही होगी, और एक ये आ रही होगी। ये पूरा जहां तक ये जल जा रहा होगा, ये सब कहलाता है अपवाह क्षेत्र। तो जरूरी नहीं है कि गोदावरी ही हर जगह जाए, लेकिन ये पूरा अपवाह क्षेत्र किसका कहलाएगा? गोदावरी का कहलाएगा। जो भी नदी जहां से भी आकर के इसमें मिल रही होगी,
और वो क्योंकि अगर गोदावरी में आके मिल रही होगी तो वो पूरा क्षेत्र गोदावरी का अपवाह क्षेत्र कहलाएगा। तो जिसकी जितनी ज्यादा सहायक नदियां होंगी और जो जितनी ज्यादा लंबाई में बह रही होगी उसका अपवाह क्षेत्र ज्यादा होगा। क्योंकि अगर वो ज्यादा लंबाई में बह रही होगी तो पता चला कि छोटे मोटे एरिया से भी आके नदी वहीं मिल जा रही होगी। जब वो उस एरिया से गुजर रही होगी तो छोटी मोटी आसपास के कह रहे हैं कि चलो हम भी चलते हैं भाई, हमारा अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा, ये बड़ी नदी है इसी के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं, तो वो जा करके वो भी मिल जा रही है वहां। ये है अपवाह क्षेत्र का मतलब। तो इनमें सबसे बड़ा जो अपवाह क्षेत्र है वो गोदावरी का है। एक तो लंबाई भी ज्यादा है, 1465 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ऊपर से महाराष्ट्र से निकल करके आती है तो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हुए आती है। महाराष्ट्र से पूरा नीचे तक कवर करते हुए आती है, आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश पूरा बहते हुए आती है। और इधर उधर से सब सहायक नदियां इसमें जुड़ती जाती हैं। पता चला इधर से आपकी वेनगंगा जुड़ गई है, इंद्रावती जुड़ गई है, इधर आपका पेन गंगा जुड़ा हुआ है, कोयना जुड़ी हुई है, तो ढेर सारा है। तो गोदावरी का अपवाह क्षेत्र बड़ा है, 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का है, 3.5 लाख के आसपास का है, 3.125 के आसपास। फिर आता है दूसरे नंबर पे कृष्णा का आता है, 2 पॉइंट समथिंग का आता है, 2.42 लाख वर्ग किलोमीटर। फिर इसका आता है आपका, फिर तीसरे नंबर पे महानदी का आता है। इनमें अगर देखा जाए तो पहले जो हमने क्वेश्चन आपसे पूछा वो क्वेश्चन सिंपल सा था, ठीक है, अपातंत्र वाला जो क्वेश्चन किया हमने आपसे, तो गोदावरी का सबसे बड़ा है, फिर आपका कृष्णा है, फिर महानदी आएगा, जो तीनों ऑप्शन दिए थे। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफी हो गया है ना। अब कल मिलते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे इसके, अब तारामंडल वगैरह देखेंगे, सुपर ये प्लेनेटोरियम वगैरह, और आएंगे फिर हम लोग सोलर सिस्टम पर। ठीक है, अब ये चीजें आपको थोड़ा पहले से पता है तो जल्दी हो जाएंगी, आप लोग पढ़े भी हैं। 8 ग्रह हैं, कौन किसके घूमता है, 8 है कि 9 है? 8 है ना। हाँ, ठीक है, थैंक यू।